गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट दिन हम लोग बाष्पोत्सर्जन की वाह कारक के संबंध में पढ़ी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक कारक, बाष्पोत्सर्जन से प्रभावित जो आंतरिक कारक है उसके बारे में, अर्थात इंटरनल फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। बाष्पोत्सर्जन के आंतरिक कारक क्या क्या है? नंबर 1, पत्तियों की रचना, अर्थात पत्तियों का गठन के ऊपर बाष्पोत्सर्जन का दर का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जैसे विभिन्न प्रकार की क्षेत्रों की पौधे में उसकी जलवायु से प्रभावित होकर उसकी पत्तियों का गठन अलग प्रकार के होते हैं। इसके फलस्वरूप बाष्पोत्सर्जन की दर कभी कभी घट जाती है, कभी कभी बढ़ जाते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे मरुस्थलीय पौधा जो मरुस्थल में उगते हैं, उसी पौधा में अर्थात विभिन्न प्रकार की कैक्टस, नागफनी, इस प्रकार के पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए इस प्रकार की पौधे की पत्तियों कांटे में बदल जाते हैं। इस कांटे को कहते हैं फिलोक्लेड, एवं इसमें जो तना है इस प्रकार की पौधे में वो बहुत ही मांसल हो जाते हैं जल को संचित करके रखने के लिए, क्योंकि मरुस्थल में जल का अभाव होता है। ज्यादा बाष्पोत्सर्जन के कारण जल अतिरिक्त निकालने से पौधे सूख जाएगा। इसीलिए अतिरिक्त बाष्पोत्सर्जन को बंद करने के लिए इस प्रकार की पौधे की पत्ती कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं। और भी कुछ कारक है जो बाष्पोत्सर्जन में प्रभावित करते हैं। पत्तियों के ऊपर की उपत्वचा, क्यूटिकल, तुम लोग फर्स्ट दिन मैं बोली थी क्यूटिकल किसे कहते हैं। ये क्यूटिकल के ऊपर में मोम का एक परत तैयार होता है मरुस्थल की पौधे के ऊपर में। इस परत बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को, उसकी दर को बंद करने की एक प्रयास है। तो ये है पत्तियों की रचना जिसके ऊपर बाष्पोत्सर्जन प्रभावित होते हैं। सेकंड जो कारक है आंतरिक कारक, वो है पर्णरंध्र की संख्या तथा स्थिति। पत्तियों में जब पर्णरंध्र अधिक संख्या में होता है तब पौधे में बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। पर्णरंध्र की संख्या जब कम होता है तब बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाते हैं। ऐसा भी कुछ पत्ती है, कुछ पौधा है जिस पौधे में पर्णरंध्र रहता है, लेकिन पर्णरंध्र की चार पास में रोम युक्त होते हैं, रोम की उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये रोम पर्णरंध्र को ढक देते हैं बाष्पोत्सर्जन की दर को घटाने के लिए। इस प्रकार की पर्णरंध्र को कहते हैं रोमाभिपर्णरंध्र। तो पर्णरंध्र की संख्या एवं उसकी स्थिति, इसके ऊपर बाष्पोत्सर्जन की दर प्रभावित होते हैं। नंबर 3 कारक है जाइलम वाहिकाओं की संरचना। जाइलम वाहिका क्या है? जाइलम फ्लोएम एक विशेष प्रकार की उत्तक है, तुम लोग पढ़ चुकी हो फर्स्ट चैप्टर में। ये जो जाइलम एवं फ्लोएम, इसे संवहन उत्तक कहते हैं। इस प्रकार की उत्तक के द्वारा पौधे में जल एवं भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो जाइलम ऐसा ही एक उत्तक है जिस उत्तक के द्वारा पौधे जल का स्थानांतरण करते हैं। जाइलम उत्तक के अंदर में 2 प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं, एक है ट्रैकिड्स एवं ट्रैकिया। ये दोनों कोशिका नल के आकार वाले कोशिका है, इसे जाइलम वाहिकाएं कहते हैं। तो ये जाइलम वाहिका का संरचना के साथ साथ बाष्पोत्सर्जन प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार की पौधे की जाइलम वाहिका चौड़ी होती है उसमें अधिक पानी आ सकता है एवं बाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, एवं पानी की मात्रा अधिक होने पर बाष्पोत्सर्जन बढ़ जाते हैं। इसीलिए जाइलम वाहिकाओं की संरचना के ऊपर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बाष्पोत्सर्जन का महत्व, इंपॉर्टेंस। क्यों बाष्पोत्सर्जन होता है, पौधे में लाभ क्या होता है? नंबर 1, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे में जो अतिरिक्त जल वो बाष्प के रूप में पौधे के शरीर से बाहर निकल जाते हैं, एवं इस क्रिया के फलस्वरूप
तेज धूप में भी पौधे ठंडे रहते हैं। तुम लोग तो गांव में जाती हो, तुम लोग जानती हो, देखी हो, गांव में क्या करते हैं, पौधे के नीचे में बैठते हैं दोपहर में, क्योंकि वहां पर ठंडा होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण। सेकेंड महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न एक दाब, एक प्रेशर तैयार होते हैं, जिसे चूषक दाब कहते हैं। इस प्रेशर तैयार होने के फलस्वरूप भूमि से अर्थात जमीन के नीचे से जल एवं खनिज लवण उसका अवशोषण की क्रिया चलता रहता है। जब वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाएगा तब जमीन के नीचे से जो जल उठने का जो क्रिया है वो भी बंद हो जाएगा। पौधे में जल का अभाव होगा, साथ साथ खनिज लवण का भी अभाव होगा। नंबर 3 महत्व है, ये क्रिया रसारोहण में सहायता करते हैं। मैंने तुम लोगों को सेकेंड दिन बोली हूँ कि वाष्पोत्सर्जन के साथ रसारोहण का एक संबंध है। वाष्पोत्सर्जन जितना ही ज्यादा होगा, पौधे में रसारोहण की क्रिया उतना ही ज्यादा होगा। नंबर 4 महत्व क्या है? इस क्रिया द्वारा जल एवं घुलित लवणों का अवशोषण होता है एवं पौधे में वो परिवहन भली भांति होता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ऐसा ही क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा पौधे अपने शरीर में जल का भी पूर्ति कर सकते हैं एवं जल से द्रवीभूत जो खनिज है, जो पौधे की पोषण के लिए बहुत ही उपकारी है, वो सारे खनिज पदार्थ का परिवहन भी बाष्पोत्सर्जन के द्वारा कर सकते हैं। लास्ट जो महत्व हम लोग बोल सकते हैं, इस क्रिया के द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं। अतिरिक्त जल को पौधे बाहर नहीं निकालेगी तो क्या होगा? पौधे में हानि होगा। किस प्रकार की हानि होगा? पौधे की कोशिकाओं में स्फीति हो जाएगा। जल ज्यादा जमने के बाद क्या होगा? विभिन्न कोशिका सड़ जाएगा एवं धीरे धीरे पौधे का मृत्यु भी हो जाएगा। इसीलिए पौधे की शरीर को बचाने के लिए, कोशिका की स्फीति को कमाने के लिए बाष्पोत्सर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन का, वो है वाष्पोत्सर्जन से पौधे का हानि होता है। तुम लोग तो अभी पढ़ी हो पौधे का महत्व, बहुत सारे उपकार होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, लेकिन वाष्पोत्सर्जन से पौधे में हानि भी होता है। क्या क्या हानि होता है? वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होने के कारण गर्मी के दिनों में पौधे में जल का अभाव हो जाते हैं एवं इसके फलस्वरूप किसी किसी पौधे मुरझा जाते हैं एवं सूख भी जाते हैं, अंत में उसका मृत्यु भी हो जा सकता है। नंबर 2 हानि क्या है? पत्तियों की कोशिकाओं में स्फीति की कमी होने लगती है एवं पत्तियां मुरझा जाती है एवं पत्तियां का मृत्यु भी हो जाते हैं। तो ये है वाष्पोत्सर्जन। आज हम लोग खत्म कर रही हूँ। तुम लोग घर में अच्छा से पढ़ोगी, ये वीडियो को देखोगी और कोई भी प्रश्न होगा तो तुम लोग टेक्स्ट कर सकती हो। थैंक यू।